डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशनल हब पर, जहां सिर्फ पढ़ाते ही नहीं सिखाते भी हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा टॉपिक समास। समास क्या है? हिंदी व्याकरण में जितना प्रभाव संधि का है उतना ही प्रभाव समास का भी है, जितना योगदान संधि का है उतना योगदान समास का भी है। तो आइए देखते हैं समास क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं समास के बारे में हम। समास, देखिए समास जो शब्द है ये दो अर्थ शब्दों से मिलकर बना है। जैसे संधि भी दो शब्दों से मिलकर बनी है, वैसे समास भी दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें है सम प्लस आस। सम का अर्थ क्या होता है और आस का अर्थ क्या होता है? देखिए, सम का अर्थ होता है समान रूप से, जैसे कि मैंने संधि में भी आपको बताया था, समान रूप से। और आस का मतलब होता है पास बैठाना। ठीक है, पास बैठाना या पास में लाना। तो इसका ये अर्थ है समान रूप से पास बैठाना। दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ना। वहाँ वर्णों का हुआ था, संधि में वर्णों का मेल होता है, यहाँ शब्दों का मेल होता है। ध्यान रखिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों का आपस में मेल जब होता है तो वो समास कहलाता है। और जब दो शब्द आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? समास विग्रह। विग्रह यानी अलग होना, विच्छेद होना, वो समास विग्रह कहलाता है। ऐसे ही संधि में है, संधि तब होती है जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो संधि कहलाती है। और जब दो या दो से अधिक वर्णों आपस में, और जब उनके बीच में, उन वर्णों के बीच में विच्छेद होता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही समास है, समास विग्रह। जब समास शब्द अलग हो जाते हैं, सामासिक पद, सामासिक शब्द, जो शब्द समास से बनते हैं उन्हें सामासिक पद या सामासिक शब्द कहा जाता है। उनके जब अलग हो जाते हैं वो तो समास विग्रह होता है। ठीक है, इस तरीके से समास बनता है। आगे बात करते हैं। देखिए, समास कितने प्रकार के हैं उसके विषय में हम बात कर लेते हैं। समास कितने हैं, समास के भाग। ये तो हमने पढ़ा कि समास क्या है। अब हम पढ़ेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, समास के 6 प्रकार हैं। समास के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। छह प्रकार बताए गए हैं समास के। कौन कौन से हैं? पहला, अव्ययी भाव समास। दूसरा, तत्पुरुष समास। तीसरा, कर्मधारय समास। चौथा, द्विगु समास। द्विगु समास। ठीक है, उसके बाद द्वंद्व समास। और अंतिम है बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। इस तरह से समास को 6 भागों में बांटा गया है। ये 6 इसके रूप हैं समास के, अलग अलग रूप में काम करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए समझा देता हूँ, फिर इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। इनको कौन कौन, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे काम आता है। इसमें 2 पद होते हैं। पहला पद अव्यय। पहला पद क्या होता है दोस्तों? अव्यय पद, जिन्हें अविकारी भी कहते हैं। और दूसरा संज्ञा शब्द। पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है। तत्पुरुष समास में कारकों का प्रयोग होता है, कारक चिन्हों का। किनका होता है? कारक चिन्हों का।
जिनमें द्वितीय, संस्कृत में बोले तो द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के कारकों का प्रयोग होता है। द्वितीय विभक्ति से सप्तमी तक, कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पर पे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक प्रयोग होता है। कर्मधारी समास में दो होते हैं भाग इसके, एक होता है उपमेय और एक होता है उपमान, जिसमें उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, ठीक है। उपमेय को उपमान पर आश्रित बताया जाता है, वो है कर्मधारी समास। द्विगु समास में भी दो पद बताए गए हैं, एक होता है संख्यावाची, प्रथम पद होता है संख्यावाची और दूसरा होता है संज्ञा शब्द। संख्यावाची और संज्ञा शब्द, एक में संख्या होती है, नंबर, न्यूमेरिक संख्यावाची, और दूसरा होता है संज्ञा शब्द, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है, इसमें भी दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें, ये भी प्रधान होता है और ये भी प्रधान होता है, मतलब दोनों ही अपने आप में संपूर्ण अर्थ रखते हैं अपना, प्रधान वाक्य होते हैं दोनों ही। जैसे माता पिता, भाई बहन, दुख सुख, दिन रात, हाथ पाँव इत्यादि, ठीक है। यहाँ पे संख्यावाची की हम बात करें तो पंचकुटी, पंचवटी, त्रिपथगा, ठीक है, या मतलब त्रिपथगा क्या, त्रिकाल, ठीक है, इस तरीके से, या फिर त्रिभुज, ये सब इसमें आते हैं। उपमेय उपमान की हम बात करें तो नील गाय, नीलमणि, ये सब इस तरीके से बात करते हैं। कारक चिन्हों में मैंने आपको बता ही दिया, अव्यय शब्द जो होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं यथा, आवे, संप्रति, निर्भरला, ये शब्द होते हैं, जिसमें यथा, अनुसार, प्रतिदिन, ठीक है, बेचैन, बेपरवाह, लापरवाह, ठीक है, आजन्म, ये शब्दों का प्रयोग होता है, तो उनमें अव्यय आगे लग जाता है। इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग होता है। इसके बाद अगर हम बात करें बहुव्रीहि समास की, तो ये विशेष अर्थ निकलता है इसमें विशेष अर्थ का प्रयोग होता है, शब्द विशेष अर्थ के रूप में सामने आता है। तो इस तरह से ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि ये समास जो है, समास में 6 भेद होते हैं समास के, जिनमें अव्यय भाव समास, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जो द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक देखने को मिलता है। कर्मधारी समास में उपमेय और उपमान प्रधान होते हैं, इसमें उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, उपमेय को उपमान पर आश्रित बताया जाता है, जैसे कि उपमा अलंकार में होता है। द्विगु समास जो है, द्विगु समास में संख्या शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है, संख्यावाची और संज्ञा शब्द इनमें प्रयोग होते हैं। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में थोड़ा सा क्या डिफरेंस करना मुश्किल होता है, परीक्षा में इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इन दोनों से संबंधित। विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि इसमें द्विगु समास आएगा या बहुव्रीहि समास आएगा। तो इसके लिए मैं आपको टॉपिक क्लियर करके बताऊंगा कि किस तरीके से इस टॉपिक में आप पहचान करेंगे कि कौन सा द्विगु समास है और कौन सा बहुव्रीहि समास है। इसको आपको पहचान करने का तरीका बताऊंगा, किस तरीके से आप इसे पहचान सकते हैं। जब हम पढ़ाएंगे उसके अंदर तो आपको बताएंगे इस तरीके से। द्वंद्व समास जो है, इसमें प्रधान होते हैं दोनों पद, प्रथम पद भी प्रधान होता है और द्वितीय पद भी प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास की हम बात करते हैं तो इसमें विशेष अर्थ प्रकट होता है, कोई अन्य अर्थ निकलता है, जैसे कहा गया दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात, तो इस तरीके से अर्थात रावण के लिए वो कहा गया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कपीश, कपियों के हैं जो ईश्वर या वानरों के हैं जो ईश्वर, वो कहलाते हैं, अर्थात हनुमान जी, उनके लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट मैंने आपको बताया कि भाई ये इंट्रोडक्शन क्या है, समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, कितने इनके विच्छेद हैं, क्या क्या किस किस प्रकार से समास काम में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके विषय में कि एक एक समास को, कि अव्ययभाव समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या है, कर्मधारी समास क्या है। ये केवल इंट्रोडक्शन है। द्विगु समास हम पढ़ रहे थे समास के बारे में, और समास के विषय में हमने पढ़ लिया था कि समास क्या है, समास किससे बनता है, इसके कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, इनके विषय में हमने समझ लिया था। आज हम पढ़ेंगे समास के एक एक प्रकार को, कि समास क्या क्या है, कैसे कैसे इसके प्रकार हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूँ समास। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सम प्लस आस, समान रूप से दो चीज़ों को पास में बैठाना, दो शब्दों को पास में लाना, दो या दो से अधिक शब्दों को पास में लाना समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ गए, दो या दो से अधिक शब्दों को पास में लाना समास कहलाता है। समास इस तरह से बनता है। समास के 6 भेद होते हैं,
उनमें से प्रथम जो भेद है वो है अव्ययी भाव समास। उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास पहला पॉइंट है। अव्ययी भाव समास, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके नाम से पता लग रहा है अव्यय। अव्ययी भाव समास क्या होता है, नाम से पता लगता है। देखिए अव्यय क्या है, अव्यय वो होते हैं जो अविकारी शब्द होते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय आते हैं अविकारी शब्दों में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रथम पद, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रथम पद अव्यय, और द्वितीय पद जो होता है ये संज्ञा शब्द होता है। क्या होता है, संज्ञा शब्द। प्रथम पद अव्यय होता है और द्वितीय पद संज्ञा शब्द होता है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे इसमें मैं बता देता हूँ आपको, याद करने का एक तरीका है। इसमें अव्यय कौन कौन से आते हैं मुख्य रूप से, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यथा, आ, बे, सम, प्रति, निर, भर, ला। यथा, आ, बे, सम, प्रति, निर्भर, ला। कैसे याद करेंगे इनको, यथा नाम से कोई व्यक्ति है, यथा नाम से कोई व्यक्ति है। ट्रिक से समझा रहा हूं दोस्तों, ढंग से समझिएगा, ढंग से इसको समझकर इसको अपने मन में आत्मसात कीजिएगा। आप याद कर लेंगे, एक बार में आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा आपको परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम बार बार देखते हैं कि कैसे हम पहचाने अव्ययी भाव समास है, कैसे पता लग गया। तो उसका सबसे सिंपल लॉजिक, सबसे सिंपल ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें आप ऐसे देखेंगे कि यथा नाम से कोई व्यक्ति है, उसे कोई बुलाता है, जैसे हम किसी को बुलाते हैं, अरे ओ इधरा, है ना। तो यथा आ, बे, जैसे अपन बोलते हैं अबे इधरा। एक लोकल लैंग्वेज जिसे कहते हैं कि लोकल लैंग्वेज में जैसे जो फालतू लोगों की लैंग्वेज होती है, जिसे अपन कह सकते हैं, वो बोलते हैं अरे ओ इधरा, ए इधरा बे, ऐसे इस तरीके से बोलते हैं ना। तो इन्होंने बुलाया यथा आबे, इधर आओ। समान रूप से, सम यानी समान रूप से, जैसे इसमें मैंने बताया था कि सम दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। तो आपको पता है सम यानी समान रूप से। समान रूप से प्रत्येक घड़े में, समान रूप से प्रत्येक घड़े में क्या भरला, जल भरला। नीर यानी जल, नीर होता है ना, नीर, नीर जिसे अपन कहते हैं, जैसे नीर बनता है इस शब्द से, नीर भरला, ठीक है, नीर भरला। तो कैसे याद करोगे, यथा आबे, समान रूप से प्रत्येक घड़े में नीर भरला, यथा आबे संप्रति निर्भरला। इस तरीके से आप इसे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, ढंग से आप समझेंगे इस ट्रिक को कि किस तरह से हम ट्रिक को काम में लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट। तो एक बार हम देख लेते हैं इसको। सबसे पहले यथा जो है इसके बारे में समझते हैं, यथा का कैसे होगा। देखो उदाहरण देख लेते हैं हम। यथा योग्य, प्रथम शब्द अव्यय, दूसरा शब्द संज्ञा शब्द या फिर विशेषण शब्द, इसे अपन कह सकते हैं योग्य। यथानुसार, यथानुसार, यथा अनुसार, ठीक है। यथावत, ठीक है दोस्तों, यथावत। ऐसे ही आ शब्द है, आजन्म, जन्म तक, ठीक है, जन्म तक। आमरण, मृत्यु तक, ठीक है, आमरण मृत्यु तक, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा आकार, कार यानी कृति, रचना, उस तक, ठीक है, रचना तक। रचना की आकृति कैसे होगी, उसकी शेप क्या होगी, वो इसमें बताई जाती है। बे से हम बताते हैं, जैसे बेचैन, ठीक है दोस्तों, बेचैन, ठीक है। इसके अलावा बेपरवाह, संज्ञा शब्द है ये बे, ये चैन, ठीक है। बेलगाम, ये संज्ञा शब्द है, बेलगाम, ठीक है। इस तरीके से तो ये हम ऐसे पहचानेंगे, इसमें अव्ययी भाव समास है। सम में देखिए, समयासी, सन्यासी,
इसमें सम प्लस न्यासी, ठीक है, समान रूप से जिसने भोग कर लिया हो, अपना लिया हो संसार की विरक्ति को, संसार को त्याग दिया हो, वो सन्यासी है। ठीक है, न्यास करना यानी छोड़ देना, एक तरह से छोड़ दिया हो उसने, समान रूप से सब कुछ त्याग दिया हो। संदेश, सम प्लस देश, ठीक है, संचार, सम प्लस चार, ये इस तरीके से। उसके बाद हम प्रति को देखते हैं, इससे संबंधित बहुत सारे आते हैं, प्रतिदिन, ठीक है, प्रत्येक। अब जैसे मैंने आपको संधि पढ़ाई थी, तो संधि में मैंने बताया था कौन सी संधि होगी, तो आप पहचान जाओगे इसमें कौन सी संधि है, आप खुद ही बता सकते हो इसको आराम से अच्छे से कि संधि कौन सी है। प्रति प्लस एक, प्रत्येक यण संधि बन रही है। जब मैंने आपको बताया था ई और ई के बाद, ई और ई के बाद कोई भी असमान स्वर आते हैं तो वहाँ पर यह बन जाता है आधा वाला, और शुरुआत वाला जो हो जाता है आधा हो जाता है, वो उससे ए स्वर पूरा ले लेता है। तो ये क्या बन गया, प्रत्येक। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा प्रत्यावर्तन, प्रति प्लस आवर्तन, ऐसे शब्द पूछे गए हैं परीक्षाओं में और कई बार पूछे जाते भी हैं, तो आप विशेष रूप से इन शब्दों के ऊपर ध्यान दें। ऐसे इससे रिलेटेड बहुत सारे शब्दों का आप अध्ययन कर सकते हैं, उन शब्दों को देख सकते हैं, बुक्स में भी है, बहुत सारे मॉडल पेपर्स में भी दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, यहाँ जो मैं शब्द लिखवा रहा हूँ आपको, या जो शब्द मैं बता रहा हूँ, इन शब्दों में से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे प्रतिदिन से संबंधित, सन्यासी से संबंधित, ठीक है, बेचैन से संबंधित, यहाँ पर आमरण, यथानुसार से संबंधित, बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं। निर में देखिए, निर्वेद कौन सी संधि है, निहि प्लस वेद, बताया था मैंने आपको, निहि प्लस वेद। तो जहाँ पर मैंने आपको बताया था स्वर के पहले ई या ऊ हो, मैंने आपको बताया था कि जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो मैं जैसे जैसे संधियाँ आएगी वैसे वैसे उनके विषय में आपको बताता जाऊँगा, और उसके साथ में स्वर भी हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, स्वर काय में चेंज हो जाता है रे में, इस वाले रे में। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है, समझिए से। आगे देखिए, निर्वेद है, निर्लज्ज है, ठीक है, निर्गुण है, जिसमें कोई गुण ना हो, निर्गुण है। ठीक है, कई बार विद्यार्थी ऐसे पूछते हैं कि सर इनके अर्थ क्या होते हैं इन शब्दों के, ये उपसर्ग ही है एक तरह से, उपसर्ग में ही इन शब्दों का प्रयोग होता है, और जो उपसर्ग वाले शब्द हैं उनमें भी अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब होता है जैसे, इसका अर्थ होता है तक या फिर बिना, आ जन्म, आ मरण, आकार, तक, यहाँ पे तक है और कई जगह, और जैसे ए का मतलब होता है बिना, बे यानी बिना, बिना चैन के, बिना परवाह के, बिना लगाम के। यहाँ पे समान, इसका अर्थ है समान, प्रति का अर्थ है प्रत्येक, ईच, ईच यानी प्रत्येक, ठीक है, इस तरीके से। निर का अर्थ होता है बिना, भर का मतलब आप जानते हैं भर, भरना, ठीक है, ला यानी भी बिना। तो यहाँ बिना नाम से तीन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है दोस्तों, ये बिना नाम से है, इसको देखिए आप ढंग से कि बिना नाम से दिखाई दे रहा है। निर्वेद, निर्लज, निर्गुण। भर में हम देखते हैं भरपेट, पेट भरकर, ठीक है, भरपूर, भरसक, ये शब्द कई बार आता है भरसक, मैंने भरसक प्रयास किया, मैंने भरसक प्रयत्न किया, मैंने भरसक इसमें अपना पूरा समावेश किया, तो ये शब्द इनमें आते हैं। ठीक है, ला है, इसका देखिए लाजवाब, ठीक है, लाइलाज, लाचार, जिसका कोई जवाब ना हो, बिना जवाब का, जिसका कोई इलाज ना हो, बिना इलाज का, लाचार,
जो मतलब बिना किसी मतलब उसके पास कोई व्यवहारशील व्यक्ति ना हो, जो मतलब मजबूर हो, ठीक है, बिना मतलब वस्तुएं जो है भौतिक वस्तुओं का उसके पास में संग्रह ना हो, भौतिक वस्तुएं उसके पास ना हो, वो लाचार कहलाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अविभाव समास आप पहचानेंगे किस तरीके से, यथा आबे संप्रति निर्भरला, ऐसे याद करेंगे हम तो हमें पता लग जाएगा। यथा का मतलब होता है जैसे, आ का मतलब तक, बी का मतलब बिना, सम का मतलब समान, प्रति का मतलब प्रत्येक, निर का मतलब बिना, भर का मतलब भरना और ला का मतलब बिना। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि ये अविभाव समास पद हैं। इन सामासिक पदों को आप याद रखेंगे, जो मैंने ट्रिक बताई है आपको, उस ट्रिक के माध्यम से, और उस ट्रिक के माध्यम से याद करने से आपको ये पता लग जाएगा जहाँ भी ये शब्द दिख जाएंगे आप वहाँ पर क्या करेंगे, अविभाव समास टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अविभाव समास के बाद में अगला है, अविभाव समास के बाद में अगला है हमारा दूसरा टॉपिक, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया भी था जब मैं इसको परिभाषित कर रहा था, और जिस समय मैंने इसको शॉर्टकट में समझाया था आपको पिछले वाले वीडियो में, तो आपने उसमें देखा भी था कि तत्पुरुष समास जो है इसमें कारक शब्दों का प्रयोग होता है, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, लेकिन शुरुआत का कारक चिन्ह और अंतिम कारक चिन्ह मतलब कर्ता और संबोधन दोनों हट जाते हैं, और जो बाकी 6 हैं वो इसमें काम में लिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है दोस्तों। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है दोस्तों, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। तीसरा है इसके बाद संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। चौथा है अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है, यह है। अपादान के बाद पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास, और इसके अलावा छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है दोस्तों। ये 6 समास इसमें काम में लिए जाते हैं, 6 इसके भाग हैं, ये भेद हैं, ये काम में लिए जाते हैं। इनके लिए मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, इसको बोलते हैं को, कर्म को करण से या द्वारा, किसी चीज़ के द्वारा। संप्रदान के लिए, किसी चीज़ के लिए हम कुछ करते हैं। अपादान से अलग। विद्यार्थी, इनमें ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज किन में होते हैं, इनमें। कैसे, इसमें से द्वारा है, ये द्वारा जुड़ाव दिखाता है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, आप ढंग से समझिएगा इसको। करण तत्पुरुष समास जुड़ाव को दिखाता है, किसी चीज़ के द्वारा, किसी चीज़ से संबंधित, ठीक है। जबकि अपादान उससे विच्छेद दिखाता है, उससे अलग दिखाता है, उससे बिल्कुल हट जाने वाली बात करता है, दूर जाने वाली बात करता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप समझेंगे इसको। इसमें का, की, के, काकी के, इसमें में, पे, पर, ठीक है, में, पे, पर। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे क्या क्या है, किस किस तरीके से काम में लिए जाते हैं। कर्म तत्पुरुष समास का हम एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, जैसे ग्रामगत, क्या है दोस्तों, ग्रामगत। ग्रामगत, गांव को गया हुआ, गांव को गया,
ठीक है, विद्यालयागत, विद्यालय को आया, विद्यालय को आया, ठीक है, विद्यालय को आया, इस तरीके से विद्यालय को आया। ठीक है दोस्तों, ग्रामगत और विद्यालय को आया। देखिए इसमें आप खुद देख रहे हैं इसमें कौन सा समास मतलब कौन सी संधि हो रही है, ग्राम प्लस गत, ग्रामगत। ठीक है, ए और ए मिलकर ग्रामागत हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ग्रामगत है। ठीक है, गांव को गया, गत है यहाँ पर, वहाँ आगत, यहाँ जाने की बात हो रही है, वहाँ से आने की बात हो रही है। विद्यालय को आया, विद्यालयागत, विद्यालय प्लस आगत, विद्यालयागत, तो दीर्घ संधि है इसमें। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं। ठीक है, इसमें ग्राम है प्लस गत, ग्राम है प्लस गत, विसर्ग संधि है इसमें। ग्राम है तो विसर्ग हट जाता है, वो वैसे के वैसे साथ में जुड़ जाता है। ग्राम है प्लस गत, ग्रामागत। ठीक है, गांव को गया और विद्यालयगत यानी विद्यालय को आया हुआ। ये है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष में देखिए, हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई। ठीक है, और हस्तलिखित, पद रचित, पैरों से रची हुई। ठीक है, पैरों से रची हुई। हस्तलिखित यानी हाथ से रची हुई, और पद रचित यानी पैरों से रची हुई। पैरों से जिसकी रचना करते हैं हम, बनाते हैं पैरों से जो भी चीज़, वो पद रचित है। हस्त रचित हाथों से लिखी हुई, तो उनके द्वारा जहाँ हाथ का और पैर का प्रयोग किया गया है, इसमें किस किस का प्रयोग किया गया है, हाथ का और पैर का प्रयोग किया गया है हस्तलिखित और पद रचित में, तो के द्वारा जुड़ाव महसूस कर रहा है। संप्रदान तत्पुरुष समास में देखिए, गुरु दक्षिणा। हम सोचते हैं गुरु की दक्षिणा होती है, नहीं, गुरु के लिए दक्षिणा होती है। क्या होता है दोस्तों, गुरु के लिए दक्षिणा होती है। इसमें गुरु के लिए दक्षिणा देखी जाती है कि गुरु के लिए दक्षिणा ले जा रहे हैं हम गुरु की दक्षिणा नहीं ले जा रहे, हम गुरु के लिए दक्षिणा ले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही यज्ञ बलि, यज्ञ की थोड़ी बलि दी जाती है, ये तो हम भी जानते हैं। यज्ञ की बलि नहीं दी जाती, यज्ञ के लिए बलि दी जाती है, यज्ञ के लिए बलि दी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है यज्ञ के लिए बलि। अपादान तत्पुरुष समास मैंने बताया अलग होने की बात आती है। जैसे देश निकाला, तो देश से निकाल दिया उसे, वो अलग हो गया। ठीक है, वृक्ष पतित, वृक्ष से गिरा हुआ। मार्ग पतित, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। पथ भ्रष्ट, ऐसे शब्द होते हैं, पथ से भ्रष्ट हो गया हो, जो मार्ग से हट गया हो, अपने रास्ते से दूर हो गया हो, अपने देश से जिसे निकाल दिया गया हो, या वृक्ष से जो गिर गया हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। वहाँ आप देखेंगे यहाँ अलग होने की बात हो रही है, से अलग, देश से अलग हो रहा है, वृक्ष से अलग हो रहा है। ठीक है, जुड़ाव नहीं है। तो यहाँ पहचान आप ये करेंगे कि यहाँ पर अलग होने वाली बात है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो गया। ठीक है, मार्ग पतित, मार्ग से हट गया, इस तरीके से। संबंध तत्पुरुष समास में देखिए, राजपुत्र, संबंध दिखाया जाता है, राजा का पुत्र। क्या है वो, राजा का पुत्र है। क्या है दोस्तों, राजा का पुत्र है। इसमें संबंध दिखाया गया राजा के पुत्र के साथ है। एक देखिए, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। साम्राज्ञी, सम्राट की रानी, सम्राट की रानी को साम्राज्ञी, सम्राट की रानी। द्विज पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, देशभक्त, देश के भक्त, ये शब्द हैं, वो सब संबंध को दिखाते हैं, का की के संबंध को दिखाते हैं। ऐसे ही अधिकरण तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष समास को हम देखेंगे में पेपर के रूप में किस तरह से। जैसे एक शब्द है जलमग्न, जल में मग्न, जल में मग्न। ठीक है, जैसे कमल है, कमल पुष्प काय में मग्न रहता है, काय में रहता डूबा हुआ, जल में। काय में रहता दोस्तों,
जल में डूबा हुआ रहता है। कमल पुष्प काय में डूबा हुआ रहता है? जल में डूबा हुआ रहता है। ठीक है, जलमग्न हो गया, घुड़सवार हो गया, घोड़े पे सवार या घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है, इस तरीके से। तो घुड़सवार। तो ये जो शब्द हैं, जैसे सिंहासनारूढ़, एक भारी शब्द आता है, बड़ा शब्द, सिंहासनारूढ़। अगर हम इसका विच्छेद करेंगे, देखिए इसमें संधि और समास दोनों बताऊंगा आपको। संधि करेंगे तो सिंहासन प्लस आरूढ़, दोनों सार्थक शब्द हैं। सिंहासन पर बैठना, बैठना, सिंहासन पर बैठना, इसका ए और इसका आ, दोनों के मेल से आ। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। और समास कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ऐसे ध्यान में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से किस में, निम्नलिखित शब्दों में से, या फिर ऐसे कहते हैं सिंहासनारूढ़ शब्द में कौन सी संधि और कौन सा समास है। तो दो दो ऑप्शन दिए जाते हैं 4 वर्गों में, वो आपको छांटने होते हैं। संधि, ये वाली संधि, ये वाला समास है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आजकल टिपिकल प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं कि बच्चा ये देखते हैं कि विद्यार्थी कितना इसकी नॉलेज रखता है, कि उसको समास की और संधि की दोनों की नॉलेज कितनी है। इसीलिए मैंने सबसे पहले संधि का टॉपिक स्टार्ट किया, ताकि आप संधि से सीधे समास को, टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो देखिए दोस्तों, तत्पुरुष समास इस प्रकार काम करता है। इस प्रकार तत्पुरुष समास हमारे हम पहचान सकते हैं तत्पुरुष समास को। करण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के, अधिकरण में पेपर, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये ट्रिक के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इन चीज़ों को, ये चीज़ है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कर्मधारी समास। क्या है कर्मधारी समास? ठीक है, कर्मधारी समास के बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार, कर्मधारी समास किस तरह से काम करता है। तीसरा पॉइंट है कर्मधारय समास। इस समास की क्या विशेषता है? इस समास की ये विशेषता है, देखिए इसमें मैंने आपको बताया था, एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान। वो कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे पीछे, आगे वाला उपमेय हो या पीछे वाला उपमान हो, या फिर आगे वाला उपमान या पीछे वाला उपमेय, कोई भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उदाहरण देख लेते हैं इसके। जैसे नील कमल, ये शब्द है, समास विग्रह किया, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, तो यहाँ पे नीला क्या है? कमल, कमल क्या है? नीले कलर का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया उपमेय, ये हो गया उपमेय, और ये हो गई इसकी विशेषता, अर्थात विशेषण। ये विशेष है और ये विशेष्य है इसका, विशेष का विशेष्य, विशेषण का विशेष्य। कमल विशेषण है, ये इसका विशेष्य है। ठीक है, विशेषता क्या है? कमल तो है लेकिन वो नीला है, ये इसकी विशेषता को दिखाता है। जैसे एक शब्द है राष्ट्रपति। अब कईयों के दिमाग में ये आता है कि ये बहुव्रीहि समास है, नहीं, वो राष्ट्रपिता है। राष्ट्रपिता शब्द आ जाए तो वो महात्मा गांधी के लिए प्रयोग होता है। राष्ट्रपति तो कोई भी बन सकता है, इलेक्शन में उसके चुनने के बाद में वो राष्ट्रपति बन सकता है, बाद में अगर उसमें योग्यता है तो। राष्ट्रपति, राष्ट्र का है जो, राष्ट्र का है जो पति या स्वामी, ठीक है, वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अलावा और शब्द हैं, जैसे नीलमणि, नीली है जो मणि,
नीली है जो मणि, ठीक है, इस तरीके से ये शब्द होते हैं। अब एक शब्द है, जैसे कई बच्चे इसमें आते हैं पीताम्बर, ये शब्द बार बार कंफ्यूज करता है सबको। कई बार प्रश्न पूछा गया है पीताम्बर से संबंधित, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में इस शब्द को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं, विद्यार्थी। कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है क्योंकि पीताम्बर जो शब्द है, पीला है जो अंबर या पीला है जो वस्त्र, लेकिन ये पर्टिकुलरली आता है भगवान कृष्ण के लिए, पीताम्बर धारण करने वाले। पीताम्बर भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, ठीक है, जैसे अरिमर्दन, ठीक है, जैसे गिरधर, ठीक है, वैसे ही पीताम्बर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये शब्द उनके लिए आते हैं। मुरारी, ये शब्द हैं, तो ये भगवान श्री कृष्ण के लिए हैं। तो इस शब्द को आप कभी भी कर्मधारय समास में ना रखें। ये शब्द जब भी आता है तो आप इसे बहुव्रीहि समास में डालें, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखें। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको समझिए। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं और भी है। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, प्रधान है जो मंत्री, प्रधानमंत्री के विषय में कोई बात आ जाती है, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधान है जो मंत्री, मुख्य जिसे कहते हैं, प्रधान है जो मंत्री, प्रधान है जो मंत्री, ठीक है दोस्तों, प्रधान है जो मंत्री। तो ये यहाँ पर ये नीली, यहाँ पर ये राष्ट्र, ये सब क्या है, विशेष्य है राष्ट्र से, राष्ट्र का पति है, ठीक है। नीली है मणि, प्रधान है जो मंत्री, मंत्री तो है लेकिन प्रधान है वो, ये इसकी विशेषता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेष्य कहते हैं। जब हम संज्ञा विकारी शब्द पढ़ेंगे, इसमें विकारी शब्दों में मैं आपको बताऊंगा, विकारी और अविकारी शब्दों में, कि विकारी शब्दों में आपको पता है जब विशेष्य आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेष्य कहते हैं। तो ये विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। वो स्वामी है लेकिन राष्ट्र का है, ये मणि है लेकिन नीली है, वो मंत्री है लेकिन प्रधान है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आप ध्यान दें कि ये शब्द क्या हैं, किस तरह से बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो ये कर्मधारय समास कंप्लीट होता है हमारा। कर्मधारय समास इस तरह से बनता है। बहुत सारे शब्द हैं इसमें और भी, जैसे कई शब्द ऐसे, जैसे श्वेतांबर आता है, तो श्वेतांबर भगवान शिव के लिए आता है। श्वेतांबर, दिगंबर, बागंबर, अंगे, हम आरती वारती बोलते हैं भगवान शिव की, तो उसमें श्वेतांबर शब्द आता है, तो वो भी इसमें नहीं आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। विशेष शब्द कुछ है जो विशेष, जितने भी जो किसी पर्टिकुलर किसी विशेषता को दिखाते हैं, किसी अन्य अर्थ पर जाकर खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं, वो बहुव्रीहि समास में जाते हैं सब, ठीक है। ऐसे ही बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में भी कई बार समानताएं देखने को मिलती है। जैसे त्रिकाल भगवान शिव के लिए आता है, लेकिन त्रिकालदर्शी वो भी भगवान शिव के लिए, लेकिन त्रिकालदर्शी कोई भी हो सकता है, ठीक है। त्रिकालज्ञ, हाँ, त्रिकालज्ञ जो है वो तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले। त्रिभुज, अब त्रिभुज जो शब्द है वो द्विगु समास में आता है क्योंकि संख्यावाची शब्द है। त्रिभुज ऐसा किसी पर्टिकुलर किसी विशेष के लिए नहीं आता। लेकिन एक शब्द जैसे चतुर्भुज है, अब चतुर्भुज विद्यार्थी क्या सोचते हैं, संख्या दे रखी है 4 भुजाओं वाला, लेकिन चतुर्भुज भगवान विष्णु के लिए कहा गया है क्योंकि 4 भुजाओं वाले वही हैं, उन्हें ही चतुर्भुज की संख्या दी गई है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये हमारा कर्मधारय समास कंप्लीट होता है इस तरीके से। तो आप आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो समास है उनके विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके विषय में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से समास किस तरीके से काम करते हैं। तो आज हमने तीनों समासों के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसे आप ढंग से पढ़ें। हिंदी को अच्छे से समझकर सीखने के लिए और 10th, 12th एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली हिंदी की प्रिपरेशन के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।